Good morning, everyone. Hope your days are going well and you have completed your assignment 1. Let's move on to today's topic, that is the outbreak of the revolution. Part 1. As you very well know about the treasury of Louis XVI, you have given the reasons for empty treasury. So, इस लुई 16 ने क्योंकि एम्प्टी ट्रेजरी हो चुका था तो लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने की सोची और वो अकेला टैक्स तो बढ़ा नहीं सकता था। स्टेट जनरल की मीटिंग होना जरूरी था और जो पिछली मीटिंग हुई थी दैट वाज कॉल्ड इन 1614 में कॉल हुई थी। सो ही कॉल्ड मीटिंग और असेंबली ऑफ अ स्टेट जनरल ऑन 5 मई 1789 और इसका मेन मोटिव जो था दैट वाज प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस। अब टैक्स जो बढ़ाने थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो टैक्स देता नहीं था, टैक्स जो पे करता था वो था थर्ड एस्टेट, तो टैक्स बढ़ाने थे, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग रखी। क्योंकि हमारा टॉपिक आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन है, तो रेवोल्यूशन हुआ क्यों? रेवोल्यूशन हमने देखा थर्ड एस्टेट के लोगों ने किया, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने ये रेवोल्यूशन किया। This is the picture of the meeting of the State General on 5th May 1789। ये जो मीटिंग हुई थी उसकी एक पिक्चर है। इसमें कौन कौन आए हुए थे? फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स, सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर्स और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स जो थे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। थर्ड स्टेट के सभी मेंबर्स को आने की परमिशन नहीं थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेजेंट विमेन की एंट्री डिनाई थी, लेकिन 40,000 लेटर्स जो इस डिनाइड सोसाइटी के थे वो ये रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लाए थे, जिसमें उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस या डिमांड्स लिख के दी थी। Now, demands for voting in democratic way। अब वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक वे से वोटिंग हो, इसकी डिमांड उन्होंने की। पहले हम देख रहे हैं कि जो हर स्टेट का एक वोट होता था, दैट वाज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। पहले ऐसे होता था, पुराने जो स्टेट जनरल असेंबली हुई थी उसमें 1 स्टेट इक्वल्स टू 1 वोट होता था, तो लुई भी उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहते थे। बट दिस टाइम जो डिमांड थी थर्ड एस्टेट की वो थी 1 मैन इक्वल्स टू 1 वोट, एंड दैट आइडिया वाज गिवन बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द किंग। राजा ने मना कर दिया, तो थर्ड एस्टेट के मेंबर वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड एस्टेट, हेयर द पिक्चर इज शोन कि जैसे ही उन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से, वो सब वर्साई के ग्राउंड में इकट्ठा हुए टेनिस कोर्ट में ऑन 20 जून और डिक्लेयर किया खुद को उन्होंने नेशनल असेंबली, और उन्होंने स्वेयर किया कि वो डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते। और जो लीडर्स थे इस नेशनल असेंबली के वो थे मिराबियो एंड एबेसियस। अब कौन थे ये मिराबियो एंड एबेसियस? मिराबियो ही बिलोंग्स टू नोबल फैमिली but discarded his feudal privileges. Mirabeau brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd to inspire them at Versailles. Now, who was Abessius? Abessius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? Now, revolt starts at Bastille. अब किस तरह से बेस्टिल में रिवोल्ट स्टार्ट हो जाती है? नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साई ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन।
वो तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी है, राइट, वर्साई में। तो फ्रांस वॉज इन टर्मोइल, फ्रांस की स्थिति बड़ी उथल पुथल वाली हो रही है। कैसे? बिकॉज ऑफ स्वेयर विंटर्स, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ गई, जो रिजल्ट हुई बैड हार्वेस्ट में। इससे रोटी के दाम बढ़ गए, ब्रेड के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए। तो ब्रेड के दाम बढ़ने से बेकरी में बहुत लंबी क्यू लगी रहती थी और बहुत समय तक जब उनको ब्रेड नहीं मिलता था तो क्राउड जो था, एंग्री वुमेन, दे स्टॉर्म द शॉप्स। और इसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। इसी टाइम जो है राजा ने भी अपनी ट्रूप को ऑर्डर दिया कि वो पेरिस की तरफ मूव करे। तो ऑन 14th जुलाई एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। तो जो बेस्टिल था उस पे स्टॉर्म किया गया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि वो सिंबल था डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। राजा की डेस्पोटिक पावर का वो सिंबल था, इसलिए लोगों का गुस्सा सबसे पहले जो था बेस्टिल पे ही निकला। उन्होंने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय करके शो कर दिया कि वो राजा के अगेंस्ट हैं। देन व्हाट अबाउट इन कंट्री साइड? कंट्री साइड, विलेज में क्या था हाल? सो रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। रूमर्स, अफवाहें फैल गई किसानों में कि जो मैनर है वो किसी न किसी तरीके से जो इनके राइप क्रॉप्स हैं, पकी हुई फसलें हैं, उनको डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। तो ये भी डर गए, इन्होंने अटैक किया शैटो में। सो शैटो इज अ castle और stately residence that is belonging to a king और nobleman। वहां पे उन्होंने जो ग्रेन्स थे उनको लूटा, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनको बर्न किया, जलाया, डॉक्यूमेंट्स दैट वाज रिलेटेड टू द मनोरियल ड्यूज। तो डर से जो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स दे फ्लेड टू नेबरिंग कंट्रीज। अब हम देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे उनका एंड होता है, एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। नाउ फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब जो सब्जेक्ट्स थी, प्रजा थी लुई की, वो उसको रिवोल्ट कर रही थी। तो ये सब चीज फेस करते करते फाइनली लुई 16 रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। फाइनली उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया and accepted constitution, means accepted that his powers would from now on be checked by a constitution. Up on 4th of August 1789 उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। वही मेरेब्यू चाहते थे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने एबॉलिश कर दिया, उनकी डिमांड स्वीकार कर ली। एंड powers were taken from clergy. जो clergy थे, they were also forced to give up their privileges. And last point, tithes were abolished. So tithe and day were the form of two taxes. Tithe levied by the church comprised 1/10 of agricultural produce, जिसमें ये जो थर्ड एस्टेट थे वो अपने प्रोड्यूस का 1/10 चर्च को देते थे टैक्स की फॉर्म में। इसको टाइथ बोलते हैं। एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ टैक्स वाज TAILLE, टाई। तो टाई, इट वाज ऑल्सो अ टैक्स दैट इज टू बी पेड डायरेक्टली टू स्टेट। तो ये दो टैक्सेस थे। आप देख रहे हैं टाइथ जो चर्च का टैक्स था, क्लर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो दैट वर abolished, those were abolished, and resulting in government acquiring asset worth at least 2 billion livres, that is means units of currency in France at that time, which was discontinued in 1794. I hope you understood today's topic. Now, assignment will be given to you separately. Thank you.